हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर का सरकाघाट आगमन पर हुआ स्वागत। हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेवारी बखूबी निभाएंगी यदोपति ठाकुर। रविवार को दुकानें रहेंगी बंद, जिला प्रशासन ने दुकानदारों को दिए सख्त निर्देश। कांग्रेस के महामंत्री जेतराम ने किया किसानों का समर्थन, कृषि कानूनों को निरस्त करने की उठाई मांग। और ठोडो मैदान में होंगे अब कोविड टेस्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ बीना चौहान। हिमाचल युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर के सरकाघाट पहुंचने पर ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत किया, साथ ही रोड शो का भी आयोजन किया गया। हिमाचल युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर के सरकाघाट आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही रोड शो भी निकाला गया। पुराना बस अड्डा से यदोपति ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे वो पूरी तरह से निभाएंगे और पंचायती राज चुनावों में हिमाचल युवा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर अपना झंडा बुलंद करेगी। यदोपति ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला से संबंध रखने के बावजूद भी सरकाघाट व जिला मंडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए यदोपति ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्थानीय विधायक की नालायकी की वजह से महेंद्र सिंह ने सरकाघाट का हक छीना है। यदोपति ठाकुर ने कहा कि अब सरकाघाट के लोग अपना हक मांगकर नहीं, छीन कर लेंगे। आने वाले दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व स्थानीय मंत्री महेंद्र सिंह का घेराव किया जाएगा और काले झंडे दिखाकर सरकाघाट व जिला मंडी के हक का हिसाब मांगा जाएगा। आज मैं बतौर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि सरकाघाट में आया। उसके लिए मेरे तमाम साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इतनी बड़ी तादाद में जो है मेरा स्वागत किया, नागरिक अभिनंदन किया। उसके लिए मैं तमाम सरकाघाट और धर्मपुर के जो हमारे छोटे भाई हैं, अंकित बनियाल जी, जिला अध्यक्ष हमारे तरुण ठाकुर जी, और सरकाघाट विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे सौरभ शर्मा जी, प्रवीण जी, ललित जी, और हमारे और भी कई साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं इनका जो है धन्यवादी हूं और दिल की गहराइयों से जो है आभार प्रकट करता हूं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो पंचायती चुनाव रहेगा कि अभी जो आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा सरकार ने रोस्टर में भारी हेर फेर की है, अपने चहेते लोगों को जो है कैंडिडेट बनाने के लिए जो है बहुत ही धांधली हुई है, रोस्टरों में भारी मात्रा में जो है छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है हिमाचल युवा कांग्रेस जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। और जो 2022 में हमारे जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी को जो है सरकाघाट में बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए जो है हम प्रयास करेंगे। और जो हार का सूखा जो पिछले 15 साल से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में है उसको भी दूर करने के लिए जो है भरसक प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर भाजपा के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने वर्तमान विधायक कर्नल इंद्र सिंह की कार्यप्रणाली से दुखी होकर कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से हेमलता भारद्वाज की रिपोर्ट। माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी की बैठक शकुंतला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा समूचे बालीचौकी खंड विकास क्षेत्र को जिला परिषद के लिए
3 भागों में बांटने व क्षेत्र की लंबित समस्याओं को हल न करने पर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की गई। माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी की बैठक शकुंतला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा समूचे बालीचौकी खंड विकास क्षेत्र को जिला परिषद के लिए 3 भागों में बांटने व क्षेत्र की लंबित समस्याओं को हल न करने की प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि माकपा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में उन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी जो जनता व क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हुए संघर्ष करेंगे, क्योंकि समूचे बालीचौकी क्षेत्र में हमेशा से हर जीत संघर्ष के माध्यम से हासिल की है। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या विकास खंड कार्यालय हो या फिर सड़कों में बसें लगाने के मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों के लिए क्षेत्र की जनता ने जेलों की काली अंधेरी रातें काटी है। अभी भी क्षेत्र के कई मसले लंबित पड़े हैं। इन मसलों को हल करने व मनरेगा, बेरोजगारी, कृषि और कई योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए संघर्षशील उम्मीदवार की जरूरत है। माकपा इन मसलों पर संघर्षशील उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। थाची वार्ड से जिला परिषद के लिए साथी शकुंतला का पुरजोर समर्थन करेगी। महेंद्र राणा, सचिव माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी। माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी की आज क्षेत्रीय कमेटी की बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इन पंचायत चुनावों में माकपा उन उम्मीदवारों को समर्थन करेगी जो क्षेत्र की मांगों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करे, क्योंकि बालीचौकी क्षेत्र के अंदर पूरे क्षेत्र में हर चीज जो हासिल की है विकास की दृष्टि से वो जो है संघर्ष के माध्यम से हासिल की है। चाहे वो पीएससी का मसला हो, चाहे ब्लॉक का मसला हो, चाहे सड़कों का मसला हो और सड़कों पर बसों चलाने का मसला हो, उन तमाम चीजों के लिए हमारे बुजुर्गों ने काली अंधेरी जेलों की रातें तक काटी है। इसलिए हम समझते हैं कि बालीचौकी क्षेत्र को कोई भी चीज खैरात में कभी नहीं मिली है, इसलिए क्षेत्र की जनता को संघर्ष करना पड़ा है। और इसलिए माकपा ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में चुनावों में संघर्षशील उम्मीदवार को ही जो है चुनाव में समर्थन करेगी। और ये भी निर्णय लिया है कि जो सरकार ने बालीचौकी विकास खंड, एकमात्र बालीचौकी विकास खंड को 21 पंचायतों को 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरे क्षेत्र को बांटने की कोशिश की गई है, हालांकि इसके खिलाफ लोगों ने माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटकाया था, जिसे निरस्त किया गया। इसलिए हम समझते हैं कि यह पूरी तरह से सरकार की साजिश है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसलिए क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी उन उम्मीदवारों को समर्थन करेगी जो आने वाले समय में संघर्ष करेगा। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए बालीचौकी से ब्यूरो रिपोर्ट। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। मृतकों में एक मंडी और दूसरा हमीरपुर जिला से संदिग्ध था। सीएमओ देवेंद्र शर्मा ने मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में एक मंडी और दूसरा हमीरपुर जिला से संबंध रखता है। 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला मंडी शहर की निवासी थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सोमवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं 63 वर्षीय महिला ने मंगलवार सुबह 9 बजे दम तोड़ा है। वह हमीरपुर के भोरंज की रहने वाली थी। दोनों संक्रमित कई अन्य रोगों से भी पीड़ित थे। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरटीआई के कारण प्रत्येक सरकारी काम में पारदर्शिता आ चुकी है। सोलन की जनता भी आरटीआई के प्रति बेहद सजग है और वे अपने अधिकार का किस तरह उपयोग कर सकते हैं, यह भी उन्हें भलीभांति जानकारी है। यह बात कानून अधिकारी सोलन मनोज चौहान ने कही। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार जब से आया है तब से अधिकारियों की मनमानी पर निस्संदेह अंकुश लगा है। कुछ गलत करने से पहले अधिकारी 10 बार सूचना के अधिकार के बारे में सोचते हैं और फिर अपना इरादा बदल लेते हैं। यही वजह है कि आरटीआई के कारण जहां एक और कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, वहीं भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश भी लगा है। आरटीआई के कारण प्रत्येक सरकारी काम में पारदर्शिता आ चुकी है। सोलन की जनता भी आरटीआई के प्रति बेहद सजग है और वह अपने अधिकार को किस तरह उपयोग कर सकते हैं, यह भी उन्हें भली भांति जानकारी है।
कानून अधिकारी मनोज चौहान ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से अधिकारियों को सूचना एक तय सीमा के भीतर उपलब्ध करवानी ही होती है। वह जानकारी उपलब्ध करवाने में आनाकानी नहीं कर सकता। अगर वह समय रहते जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसे नियमानुसार दंड भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा और निजी जानकारी को छोड़कर अधिकारियों से किसी भी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि अधिकारी अपनी मनमानी न कर सके और वह भी नियमों का पालन करे। विभाग जो है वो डेलिबरेटली और इंटेंशनली किसी लिटिगेंट को, एप्लीकांट को जो है वो जानकारी जो है वो शेयर करने से मना करता है, तो इस अधिनियम में उस विभाग और उस पीआईओ के अगेंस्ट जो है वो पेनल्टी का प्रावधान भी है, जो कि जितने दिन वो डिले करता है इंफॉर्मेशन देने से तो 250 रुपये प्रतिदिन जो है उसके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। और यदि वो जानकारी डेलिबरेटली और इंटेंशनली नहीं देता तो अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना जो है उस पीआईओ पे पड़ सकता है। आपने सवाल मुझसे पूछा कि क्या विभाग जो है जानकारी देने से मना कर सकता है, तो उसका जवाब मैं आपको अब दे रहा हूँ। वो बिल्कुल कर सकता है। वो किन सिचुएशंस में कर सकता है? यदि तो जानकारी जो है भारत की अखंडता और उसकी सुरक्षा से जुड़ी है, या कोई जानकारी ऐसी है जो किसी गुप्त विभाग से संबंधित है, कोई नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई जानकारी है, तो इस तरह की जानकारी जो है वो विभाग आपको देने से मना कर सकता है। वैसे तो सेना के तीनों अंग इसके दायरे में आते हैं, परंतु यदि भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कोई एप्लीकेंट मांग रहा है तो उसको पीआईओ देने से मना कर सकता है। दूसरी इसमें बात यह है कि यदि कोई जानकारी जो है वो भारत और फॉरेन रिलेशन से संबंधित है तो विभाग जो है उस जानकारी को भी आपसे शेयर करने से मना कर सकता है। तीसरी बात इसमें यह है कि यदि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित व्यक्ति है जिसको निःशुल्क इस प्रावधान, इस अधिनियम में जो है वो सूचना देने का प्रावधान है, वो यदि अपना जो है वो बीपीएल का सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाता तो उस सूरत में भी जो है विभाग उसको जानकारी देने से मना कर सकता है, और प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाने के बाद जो है विभाग उसको जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। इसके अलावा यदि कोई एप्लीकेशन किसी ने फाइल की किसी विभाग में और उस एप्लीकेशन के साथ जो है निर्धारित जो है वो फीस जो उस एप्लीकेंट ने नहीं लगाई, तो उस सूरत में भी आपको जानकारी देने से विभाग मना कर सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि यदि आपने किसी विभाग से कोई जानकारी मांगी और वो जानकारी जो है किसी दूसरे विभाग से संबंधित है, तो उस सूरत में भी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको जानकारी देने से मना कर सकता है। पर इसमें एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यदि वो विभाग चाहे तो वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी जो अर्जी है उसको प्रेषित कर सकता है और वहां से जानकारी जो है वो लेकर के आपको वो जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कोविड के टेस्ट अधिक संख्या में हो, इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के अलावा सोलन के ठोडो मैदान भी कोरोना के टेस्ट लिए जाएंगे। सोलन अस्पताल में कोरोना के टेस्ट करवाने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी आरंभ हो चुकी थी। जहां यह टेस्ट होते थे वहां मरीजों की पर्ची भी बनती थी और मुख्य द्वार भी वहीं पर था। कोरोना संक्रमितों से संक्रमण न फैले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सोलन के बड़े मैदान में अब यह टेस्ट हुआ करेंगे। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने मीडिया को दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड के टेस्ट के लिए अब लोगों को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं है। अब वह सोलन के ठोडो मैदान में स्थित रैन बसेरा में आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क होगा और कोई भी यहां खुद आकर यह टेस्ट करवा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड टेस्टिंग के लिए उनकी 3 कर्मचारियों की टीम एक चिकित्सक समेत मौके पर मौजूद रहेगी। ये कोविड केयर सेंटर आज से शुरू कर दिया गया है। इससे सोलन की जनता को बहुत राहत मिलेगी। ये बेसिकली वॉक इन सेंटर होगा
जो भी व्यक्ति अपना टेस्ट कराना चाहे वो अपना वॉक इन करके भी आ सकता है, और इसका हम हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले कर देंगे बड़ी जल्दी कि जिससे घर बैठे वो अपने टेस्ट की बुकिंग करवा सकता है। सुविधाएं तो है ना कि सुबह से शाम तक मतलब टेस्टिंग, वॉक इन टेस्टिंग होगी, मतलब जिसका भी दिल करेगा वो जाके अपनी टेस्टिंग करा सकता है, कोई उसको कोई फालतू जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये थोडो ग्राउंड में जो रैन बसेरा है वहां पर खुल रहा है। नहीं, वहां तो एक टीम होगी जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक टेक्नीशियन होगा, एक डाटा इंटीग्रेटर होगा। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, उनको अस्पताल तक नहीं आना पड़ेगा, ये उनके बिल्कुल घर के बीच में ही है बाजार, वहां तो सारे थोडो ग्राउंड तक तो सारे लोग आराम से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं, पैदल आना चाहें पैदल भी आ सकते हैं, तो ये उनके लिए काफी राहत रहेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री चेतराम ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 3 काले कानूनों को केंद्र सरकार निरस्त करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई फैसला नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी सरकार के प्रति कड़ा आंदोलन करेगी। हाल ही में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के आसपास आंदोलन हो रहा है। किसका आंदोलन हो रहा है? किसानों का आंदोलन है। किसान क्या चाहते हैं? कीमत चाहते हैं। किस चीज की कीमत चाहते हैं? जो वो पैदा करता है। जैसे कोई कंपनी किस चीज को बनाती है, उनका रेट तय करने का उस कंपनी को अधिकार है, लेकिन किसान जिस चीज को पैदा करता है वो चाहता है कि हम ही इसका तय करें। और इसके लिए स्वामीनाथन कमेटी बनी हुई है। कितनी इसमें किस आलू, मान लीजिए आलू का रेट तय करना है, कितनी इसमें लागत होगी, कितना इसमें जो है प्रॉफिट रहेगा, सारा उस कमेटी के माध्यम से ये आई हुई रिपोर्ट है। मगर ये जो वर्तमान सरकार है ये कहती है कि मैं 36 सीने की गवर्नमेंट है और सबका विकास सबका साथ की जो गवर्नमेंट है, ये कैसी गवर्नमेंट है? इनको 10 लाख आदमी वहां पर दिखाई नहीं देते और सारा दोष जो है, हाँ जी, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से। यार सब लोग कांग्रेस के हैं क्या? अगर कांग्रेस के भी किसान है, कोई ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान के ये किसान नहीं है। ऐसी गलत और बातों से टरकाने की कोशिश की जा रही है। 6 बार वार्ता हो रही है, 6 बार वार्ता हो चुकी। प्रदेश के देश के जो मंत्रियों ने 6 दफा किसानों से बात की, लेकिन 6 दफे ही टेक्नोलॉजी की जा रही है। हम किसानों के साथ हैं, चाहे किसी भी पार्टी का, बीजेपी का किसान क्यों ना हो, हम उनके भी साथ हैं। कांग्रेस का किसान क्यों नहीं है, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस के किसान क्यों नहीं है, हम हर किसान, हर भारतवर्ष का जो किसान है, अन्नदाता है, जो पेट भरता है सबके, हम उनके साथ हैं। हमारा निवेदन है भारत सरकार से, हम भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि वो भी दखल दे, हिंदुस्तान की सरकार में दखल दे करके इन किसानों की बात, जो किसान चाहते हैं, किसान जो चाहते हैं वो बातें मान ली जाए। अन्यथा हमारा जो स्टैंड है और खतरनाक, जो किसानों के प्रति हमारा जो समर्थन है वो हमें निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे ओरिएंटल टाइम्स। बाद हमीरपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वानिक ने पंचायत के चुनावों के मद्देनजर एसडीएम, तहसीलदार और चुनाव पर्यवेक्षक अधिकारियों की तैनाती कर दी है। प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा होने के बाद हमीरपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वानिक ने पंचायत चुनावों के मद्देनजर एसडीएम, तहसीलदार और चुनाव पर्यवेक्षक अधिकारियों की तैनाती कर दी है। उपायुक्त ने बताया कि हमीरपुर जिला में 3 चरणों में 248 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान के अलावा जिला परिषद के 18 वार्डों, 6 पंचायत समितियों के कुल 125 वार्ड सदस्यों और कुल 1436 पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जारी कर दिया है। हमीरपुर में भी जिला परिषद के 18 वार्डों, 6 पंचायत समितियों के कुल 125 वार्ड सदस्यों और सभी 248 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और कुल 1436 पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव 3 चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होंगे। उपायुक्त देवश्वेता बानिक ने बताया कि 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच आरंभ होगी। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे बाद तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की अवधि समाप्त होते ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक या इससे पहले मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। हमारे पूरे प्रदेश में जो है और हमीरपुर जिला में भी पंचायती राज चुनावों का जो इलेक्शन घोषित हो चुके हैं। इसमें 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में जो सभी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव जो हैं वो संपन्न होंगे। इसमें हमीरपुर जिला में जिला परिषद के 18 वार्ड, 6 पंचायत समितियों के कुल 125 वार्ड सदस्य तथा 248 जो है ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान तथा कुल 1436 पंचायत वार्ड सदस्यों के जो है 3 चरणों में चुनाव होंगे। 31 दिसंबर तक जो है नामांकन पत्र भरने का समय उद्घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे जिला हमीरपुर में अब तक 3,62,407 मतदाता जो हैं ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और समय अवधि के दौरान जो है कुछ भी और छूटे हुए मतदाता जो आ रहे हैं अभी भी, उनका जो नाम भी शामिल कर दिया जाएगा। जिला हमीरपुर में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और लगभग संपन्न है। सभी एसडीएम्स जो हैं उनको ग्राम पंचायत के